आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति पर क्रिमिनल केस हो जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा अब, क्योंकि इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है। उसी जजमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या था। तो मामला ये था कि एक लड़का के द्वारा एक लड़की का पीछा किया जा रहा था, गलत तरीके से पीछा किया जा रहा था, ठीक है। और बार बार जो है लड़की के द्वारा उसे मना भी करने पर वो लड़का ये काम को बार बार दोहराता रहा, गलत तरीके से उसे रोकने का प्रयास करता था, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस लड़की के द्वारा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो यदि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ तो पुलिस अधिकारी के द्वारा उस लड़का पर इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 341 लगाया गया। तो 341 में मुख्य रूप से ये कहा गया है, यदि कोई लड़का कोई लड़की को या फिर कोई औरत को, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, या फिर वो बालिग हो या फिर नाबालिग हो, उसको यदि रोका जाता है, मतलब गलत तरीका से यदि रोकने का प्रयास किया जाता है या रोका जाता है, तो ऐसे स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 341 लागू होता है। और उस लड़का पर आईपीसी का सेक्शन 354D भी लगा दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर 354D में ऐसा कुछ क्या लिखा हुआ है। तो 354D में बताया गया है, यदि कोई लड़का के द्वारा यदि कोई लड़की का पीछा किया जाता है, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो या शादीशुदा हो, ठीक है, और उसका ज़बरदस्ती पीछा किया जाता है और बार बार लड़की का मना करने के बावजूद भी वो पीछा करते रहता है, तो ऐसे स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 354D लागू होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मामला था, इसमें लड़की नाबालिग था, यानी कि उसका उम्र, लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम था। तो ऐसे स्थिति में उस लड़का पर पोक्सो का भी एक्ट लगा दिया गया, ठीक है, और एफआईआर में इतना जो है सेक्शन लगाया गया। तो उसके बाद जो है एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया और कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। तो आप लोग को पता ही होगा, जब भी कोई महिला से संबंधित कोई एफआईआर दर्ज होता है तो ऐसे स्थिति में उस महिला का, उस लड़की का जो है 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करवाया जाता है। तो इस केस में भी उसी प्रकार से हुआ। पहले लड़की का जो है बयान सीआरपीसी का सेक्शन 161 के तहत दर्ज किया गया महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद उसी लड़की का बयान माननीय न्यायालय में सीआरपीसी का सेक्शन 164 के तहत करवाया गया। तो ये कार्य एफआईआर के समय ही हो जाता है, कुछ ही बाद में। ऐसा नहीं कि चार्जशीट के बाद ये होता है, चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही 161 और 164 का बयान जो भी पीड़िता है उसके द्वारा दर्ज करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हुआ था, 161 और 164 का बयान पहले रिकॉर्ड करवा लिया गया। उसके बाद यदि चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया गया और कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, तो उस समय जो लड़का था वो लोग आपस में सेटलमेंट कर लिया, यानी कि कंप्रोमाइज़ कर लिया केस में। तो अब जो है लड़की जो पहले बयान दे दी थी 161 का और 164 का, तो जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो लड़की जो है अपना बयान से मुकर गई, यानी कि जो बात 161 में कहा गया था, लड़की के द्वारा जो बयान दिया गया था, और माननीय न्यायालय में भी जो सीआरपीसी का सेक्शन 164 का बयान दिया गया था, उस बयान से लड़की भी मुकर गई, ठीक है। तो जिसके कारण लड़का को सजा नहीं हुआ, बरी कर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा वर्ष 2015 में, ठीक है। तो वर्ष 2015 में बरी कर दिया गया। और उसके बाद 1 साल के बाद वर्ष 2016 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पे बहाली आया। तो वो लड़का जो है कांस्टेबल पद पे बहाली के लिए आवेदन कर दिया और उसका एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम में वो लड़का क्वालिफाई कर गया। उसके बाद जो है उसका फिजिकल हुआ, फिजिकल भी वो लड़का क्वालिफाई कर गया। उसके बाद 2017 में पुलिस वेरिफिकेशन का बारी आया। तो पुलिस वेरिफिकेशन में यदि वो लड़का का टोटल कागजात को देखा गया, साथ ही साथ जो आवेदन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहा था, कांस्टेबल पद के लिए जो वो लड़का आवेदन कर रहा था, तो वहाँ पे ये बात लिखा हुआ था कि क्या आपके ऊपर जो है कभी पहले क्रिमिनल केस चला है। तो वो लड़का यस कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला था, तो उन्होंने यस कर दिया। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब उसका डॉक्यूमेंट का हो रहा था, तो उस समय उससे जवाब सवाल किया गया कि आपके ऊपर कब चला, नहीं चला। तो इस आधार पे जो है उसका डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस विभाग था, वो उसका जॉब को रिजेक्ट कर दिया, यानी उसका आवेदन को रिजेक्ट कर दिया और उसे जॉब पे रखने से मना कर दिया और बोल दिया कि आप जो है पहले क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल केस चला है, तो इसलिए आपको ये जॉब नहीं दिया जा सकता है, आपका कैंडिडेट जो है, आपका पात्रता को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद लड़का के द्वारा माननीय हाईकोर्ट गया, सिंगल बेंच में इन्होंने अपील किया, तो इसका अपील जो है खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो उसके बाद जो है ये लड़का के द्वारा जो कैंडिडेट था उसके द्वारा माननीय हाईकोर्ट में ही डबल बेंच पे अपील किया गया।
तो डबल बेंच में जो है मतलब लड़का के पक्ष में फैसला दे दिया और बोला कि इसे जल्द से जल्द जो है जॉब में रखा जाए, जल्द से जल्द इसे ज्वाइनिंग करवाया जाए। उसके बाद जो इसका पुलिस विभाग था, जो इसका डिपार्टमेंट था, तो वो डिपार्टमेंट इसका पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डबल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। और यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड को बनाया गया कि पुलिस विभाग जो होता है वो खास करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है। जो भी अपराध होता है, मतलब जो भी अपराध होता है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, साथ ही साथ जो अपराधी होता है उसको पकड़ना भी होता है। तो ऐसे स्थिति में जो मतलब कैंडिडेट होता है, जो भी पुलिस में बहाली होता है, उस कैंडिडेट का चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो लड़का था, जो कैंडिडेट था, उसका चरित्र साफ सुथरा नहीं था, क्योंकि पहले ही उस लड़का पे क्रिमिनल केस चल चुका था। साथ ही साथ मतलब दूसरा पॉइंट ये रखा पुलिस प्रशासन के द्वारा कि इसका जो केस में जो बरी किया गया है इस लड़का को, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई साक्ष्य के अभाव में, कोई एविडेंस के अभाव में इसे बरी किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ कंप्रोमाइज़ के आधार पर बरी किया गया है। और कंप्रोमाइज़ के आधार पर यदि बरी किया गया है तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंस ये किया, लेकिन बाद में इन्होंने सेटलमेंट कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, जिसके तहत इसको माननीय न्यायालय के द्वारा बरी किया गया। उसके बाद जो है लड़का भी अपना पक्ष रखा। तो लड़का का कहना ये हुआ, जो कैंडिडेट था जिन्होंने कांस्टेबल का आवेदन किया था, उस लड़का अपना तरफ से ये तर्क दिया कि जब हम आवेदन कर रहे थे पुलिस विभाग में, उस समय हमने कोई भी जानकारी को नहीं छिपाया। यदि हम चाहते तो ये लिख सकते थे कि नहीं, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस कभी नहीं चला है, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया। वो लड़का का कथन था कि मैंने जो क्रिमिनल केस था उसका मैंने सही और बिल्कुल सटीक जानकारी दिया, और उस केस में हमें बरी भी कर दिया गया है, इसलिए हम अब जो है पुलिस में जाने के योग्य हैं और हमें जॉब पे मतलब जॉब में ज्वाइनिंग करवाया जाए। ऐसा तर्क लड़का के द्वारा दिया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो तर्क दिया गया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गफुली तर्क था। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा जो तर्क दिया गया था कि इसको जो बरी किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, वो कंप्रोमाइज़ के बेसिस पे बरी किया गया है, कंप्रोमाइज़ के आधार पे बरी किया गया है। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को सुनने के बाद यही फैसला दिया कि जो कैंडिडेट था उसके ऊपर पहले क्रिमिनल केस चल चुका है और पुलिस प्रशासन में ये नौकरी करने जाएगा, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो है ये पोस्ट होता है, इसलिए ये जॉब के लिए टाइटल नहीं है, यानी कि ये नौकरी के लिए योग्य कैंडिडेट नहीं है, और इसका जॉब को डिसमिस कर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इसके ऊपर जो ये लड़का के ऊपर जो इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 341 लगा था, तो 341 में मात्र 1 माह का सजा है, और यदि आईपीसी का सेक्शन 354D का बात करें तो इसमें मात्र 3 साल का सजा है, और इसमें सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कहा गया है। तो सेक्सुअल असॉल्ट में काफ़ी जो है चीज़ आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की से आप जबरन बात करने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जबरन प्रपोज करने का प्रयास करता है, या गलत तरीके से उसका फोटो लेने का प्रयास करता है बिना अनुमति का, तो ये सब जो है आईपीसी का सेक्शन 354D में आता है। तो ये दोनों जो सेक्शन है ये काफ़ी जो है नॉर्मल सेक्शन है, ये गंभीर प्रवृत्ति का सेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी 354D में भी मात्र 3 साल का ही सजा है। लेकिन वही यदि पोक्सो एक्ट का बात करें तो पोक्सो एक्ट काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हो जाता है, जिसके कारण ये लड़का पे पोक्सो एक्ट भी लग गया था, जिसके कारण इसको जॉब नहीं मिला। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा गलती कितना भयानक रूप ले लेता है। यदि आप इस केस का जजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो केस का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, आप ये गूगल में सर्च करके ये जजमेंट को आप डाउनलोड करके उपयोग में ले सकते हैं।